लेकर मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज 6 शबानुल मुअज़्ज़म 27 फरवरी और पीर की शाम है। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी प्रोग्राम देख रहे होंगे खैर व आफ़ियत से होंगे और हस्बे मामूल पीर के पीर जो हमारा सेगमेंट है आज शाम तक, उसमें मेरे साथी मेज़बान हैं, मुझे जॉइन करेंगे आगा सैयद अली मूसवी, उनको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे और आज का जो प्रोग्राम है लेकर आगे बढ़ेंगे। बहुत से इश्यूज़ हैं, बहुत से ऐसे मामलात हैं, यकीनन वीकेंड के बाद भी और पाकिस्तान की कुछ अहम तरीन खबरें भी हैं, लेकिन आगा सैयद अली मूसवी जो हैं, वो उनको शामिल करते हैं और उसके बाद प्रोग्राम का बाकायदा हम आगाज़ करेंगे और उससे पहले मैं फ़ॉर्मेट बता दूँ जितनी देर में वो आएँ। आज क्योंकि दिन बड़े हो रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता और यहाँ पर अज़ान मगरिब जो लंदन में है, वो 5:53 पे है। तो 5:53 पे एक छोटा-सा लंदन में अज़ान ब्रेक होगा और उसके बाद फिर वापस आएँगे, तो जो डिस्कशंस बच गए होंगे वो उस पर हम बात करेंगे। जी मूसी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी खिदमत में और अपने नाज़रीन की खिदमत में मोहतरमाना सलाम अर्ज़ करेंगे फ़रमाएँ। मेहरबानी, वालेकुम अस्सलाम। तो नाज़रीन अज़ान ब्रेक के बाद हम आपकी कॉल्स लेंगे क्योंकि थोड़ा-सा टाइम अभी है, तो सबसे पहले तो एक जो हादसा हुआ, अलमनाक हादसा पाकिस्तान की नौजवान ऐसे कि जो हसीन एक मुस्तकबिल का ख्वाब लेकर पाकिस्तान से निकले और उनका मकसद था गालिबन इटली पहुँचना और उसके बाद फिर यूरोपियन दीगर ममालिक में पहुँचना। एक बार फिर एक कश्ती उलटने से कलाब्रिया का वो एक इलाका है इटली के साहिल के पास, उस कश्ती में तकरीबन 100 से भी ज़ायद अफ़राद जो सवार थे लेकिन 100 के करीब उसमें हलाकतें हुई हैं और 20 से ज़ायद पाकिस्तानी और इसमें जान से गए हैं और कुछ लोगों को ज़िंदा भी बचाया गया है और उसमें कुछ पाकिस्तानी भी शामिल हैं। इससे पहले कि हम पाकिस्तानी उन इदारों के हवाले से बात करें कि जिनका काम पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद का जो है वो काम आगे बढ़ाना है, पाकिस्तान के हकूक, पाकिस्तानियों के जो हकूक हैं उनको देखना है, उनका तहफ़्फ़ुज़ है। लेकिन अफ़सोस की बात है कि पाकिस्तानी जो हैं वो अपने एक सब कुछ छोड़-छाड़ के अपने वालिदैन, अपने बीवी-बच्चों तक को छोड़ के वो वतन से बाहर निकलते हैं और अपनी जान हथेली पे रख के कोशिश करते हैं कि शायद बाहर जाके जो हम मज़दूरी करेंगे, उसकी उजरत से हम अपने पीछे रहने वालों का पेट पाल सकेंगे। तो इसकी ज़िम्मेदारी यकीनन उन हुक्मरानों के सर भी है कि जो इस वक़्त आगे अदालतों के अंदर अदालत-अदालत खेल रही हैं, पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, जो अपने हकूक के लिए तो यकजान हो जाते हैं, अपने मुफ़ाद के लिए सब अपनी जो नाराज़गियाँ हैं वो ख़त्म कर देते हैं, लेकिन किसी गरीब को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कोई हमने ऐसा स्टेप देखा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक़्त जो भी साहिब-ए-इक़्तिदार हैं, चाहे वर्दी में हैं, चाहे वर्दी के बगैर हैं, वास्कट में हैं जिनके पास खज़ाने की कुंजियाँ हैं, वो इन सब पाकिस्तानियों जो मासूम हलाकतें हुई हैं, उनकी ज़िम्मेदार हैं। तो पहले इसी मामले पे मोसी साहब आपसे भी चाहूँगा कि अपने कमेंट्स दीजिए कि ये कोई आसान होता नहीं। हम भी ख़ैर अ, वतन से दूर बैठे हैं और इसमें भी एक मजबूरी ज़रूर थी कि किसी न किसी तरीके से रोज़गार जो है वो मिले और अगर पाकिस्तान के अंदर ही वो रोज़गार लोगों को मयस्सर हो तो बहुत ही कम तादाद में शायद पाकिस्तानी अपना वतन छोड़ें। लेकिन ये जो वतन छोड़ने वाले हैं ये तो समझ लें कि एक सब कुछ अपना बेच-बाच के और सब कुछ अपना लुटा के अपनी ज़िंदगियों को इतना बड़ा रिस्क में डाल के वो आने की कोशिश करते हैं, तो ये भी कोई खुशी के लिए या ये शौक के खातिर ये इतने बड़े एडवेंचर करने की इनकी ख्वाहिश नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ी मजबूरी है कि जो इनको इस किस्म के सानेहात को भी भूल जाने के लिए एक दावत देती है। तो पहले क्या कहेंगे ये सारी बेहिसी जो हमारे यहाँ इदारों में ज पाई जा रही है? बिल्कुल देखें, इसको मैं समझता हूँ इसको कौमी साहनिया करार देना चाहिए और अगर इसको हुकूमत पाकिस्तान जो कि एक मैं इसको क्या हुकूमत कहूँ बहुत सारी सही बात। तंज़ीमों का मजमुआ कहूँ, मैं इसको क्या कहूँ, मेरे पास तो अल्फ़ाज़ भी नहीं है उसको कॉल करने के लिए। बहरहाल हुकूमत है और वज़ीर-ए-आज़म का टाइटल उनके पास है, तो बहरहाल हुकूमत पाकिस्तान कह देते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान अगर इसको कौमी सानिया करार नहीं देती, तो एक अपील करूँगा अपने तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है,
اور اس کو بار بار اپنے پروگرام میں اس کو دہراؤں گا بھی میں آج، کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے نا، اس کو وہ ایک قومی سہانے کا رنگ دیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس بات کو اٹھائیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا سہانہ ہے۔ آپ نے لوگوں کی زندگی اس نہج پہ پہنچا دیے، اجیرن کر دیے کہ وہ کھلے ہوئے جو سمندر ہیں، مطلب اس کے اندر کھلے ہوئے جہازوں پہ بیٹھ کے، کشتیوں پہ بیٹھ کے، وہ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ وہ ڈوب جائیں گے، ان کو صحیح بات. معلوم ہے کہ جو یہ سفر ہے یہ خطرے سے خالی ہے، یا پہنچیں گے یا پانی میں ڈوبیں گے۔ مگر جب یہ معلوم ہو کہ سمندر کی بے رحم موجوں کے سپرد ہو جائیں گے اور اس پر بھی انسان اکتفا کر لے، تو آپ سوچیں کہ وہ اپنے وطن میں کتنا عاجز کر دیا گیا ہوگا۔ اس کے لیے وہ ہاں. وطن کیا، وہ ایک قید خانہ، ایک پنجرا اس کے لیے بنا دیا گیا ہوگا، کہ اس نے اس بات کو ترجیح دی کہ اگر مر گئے تو مر گئے، ورنہ تو پہنچ جائیں گے، کم از کم اس کی جان جو ہے وہ پاکستان سے چھوٹ جائے گی۔ تو یہ قومی سانیہ ہے۔ اس پہ اگر پاکستان میں پرچم سرنگون نہیں کیا جاتا، تو کم از کم سوشل میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا بھر میں جہاں بھی پاکستانی ہے وہ اس کو قومی سانیہ اس کو قرار دیں، اور اس کے لیے آواز پوری دنیا میں اٹھائیں کہ پاکستان کے اندر جو حکومت بیٹھی ہے، جو لوگ اس کو رن کر رہے ہیں، جو اس کے اندر پولیٹیکل، اس کے اندر ایک انجینئرنگ کی گئی، یہ تمام چیزیں کی گئی، وہ آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح سے پاکستان میں کے ساتھ بازاری کا بازار گرم کیا گیا، اور ڈالر کہاں پر پہنچ گیا، پیٹرول کہاں پر پہنچ گیا، اشیاء خرد و نوش کہاں پر پہنچ گئیں، ایک عام آدمی کے بس سے باہر ہو گیا۔ جو ایک مڈل کلاس آدمی تھا، اس کی زندگی چل رہی تھی، وہ اپنی 2 وقت کی روٹی کے لیے عاجز ہو گیا کہ وہ کرے کیا۔ وہ آیا گھر کا کرایہ دے، وہ بچوں کی فیس دے، یا وہ گھر میں راشن لائے، یا وہ جو ضرورت کے کپڑے ہیں وہ خریدے۔ اس میں سے کوئی 2 چیزیں اس کو کمپرومائز ضرور کرنی ہے، اور اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے کمپرومائز کے بغیر انسان صحیح اپنی مینٹل ہیلتھ کے ساتھ جی سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر پوری دنیا سے پاکستانیوں نے آواز اٹھانی چاہیے، اور پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ وہ اہل دل افراد، چاہے وہ ہندوستانی ہوں، بنگلہ دیشی ہوں، ہماری زبان سمجھنے والے ہوں، ان کو بھی چاہیے، کیونکہ یہ ایک المناک سانیہ ہے۔ یعنی اتنے عاجز آ گئے لوگ کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بے رحم موجیں سمندر کی کھا جائیں، مگر پاکستان میں رہ کر گزارا نہیں ہو سکتا۔ یہ کس قدر ظلم کی بات ہے، صحیح بات. کس قدر ظلم و بربریت ہے لوگوں کے ساتھ، کہ وہ اس نہج پر انسان آ جائے کہ اس کو اپنی جان کی بھی جو ہے وہ کوئی پرواہ نہ رہے۔ وہ اپنے بچوں کے لیے روزی ڈھونڈنے کے لیے سمندر کی بے رحم موجوں کی نظر ہو گئے، مگر صحیح افسوس بات. کہ ہمارے جو نام نہاد حکمران ہیں، ان کے کانوں پر جوں نہیں رینگ رہی۔ تو یہ اس کے اوپر بالکل. اور سوشل اس کی میڈیا طاقت ہے، میڈیا طاقت ہے، اس پر کام ہو سکتا ہے۔ بالکل صحیح. اور اس کی ایک وجہ ہے نا موسی بھائی کہ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ ہماری قیمتی جانیں، نوجوان اس میں ہلاک ہوئے ہیں، بلکہ شہید ہوئے، روزگار کے لیے وہ نکلے تھے بیچارے. اور کیا ایک تو جانی نقصان ہوا ہی ہوا، کیا ایک سہانے خواب ان کے پیچھے گھر والوں کا، ہو سکتا ہے کوئی چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے گیا ہو، کوئی جوان جو ہے وہ اپنے والدین کے لیے کہ ان کا چلے علاج معالجہ یہاں پر رہ کے پورا نہیں ہو پا رہا، تو میں جو بھی ایک قسمت میں ہوگا اس کے لیے کر گزرنے کے لیے وہ تیار ہو کر نکلا ہوگا۔ لیکن قومی سانیہ جیسے ہم بات کرتے ہیں، یہ قوم اگر ہم اپنی ایک قدر ہو نا، ایک پاکستانی کی قدر، ہم نے شاید وہ ایک قدر ہی کھو دی ہے۔ ہمارے حکمرانوں کے حوالے ہم نے اپنی جو ایک احساس ہے وہ بھی شاید ہم نے ان کے ذمہ کر دیا ہے کہ وہ اب احساس کریں گے ہمارا، تو شاید ایک ہمارا کوئی احترام ہوگا یا ہماری کوئی اہمیت ہوگی۔ کیونکہ پاکستانی اس وقت جو میڈیا ہے، آج جو عدالتوں میں ہوا، آگے چل کے ضرور بات کریں گے، خبروں میں اس کو شامل ہونا چاہیے، لیکن سب سے اولین میں تو سمجھتا ہوں ابھی وہاں پر 8 بجے کے ٹاک شو سارے ہم نے تھوڑے تھوڑے دیکھے، لیکن کسی بھی ٹاک شو میں، کسی بھی وہ ایک بڑے چینلز کے اوپر اس اتنے بڑے المیے، اتنے بڑے سانے کو کوئی موضوع بحث تھا ہی نہیں کہ 150 اگر کوئی پاکستانی ہلاک ہو گیا تو کیا ہوا۔ ہمیں تو مریم نواز کی اصل فکر ہے کہ آج اس میں نے خطاب میں کنٹرول کیا کہا میڈیا ہے، ہے، کنٹرول میڈیا کنٹرول ہے ہے۔ نا۔ وہ اگر آزاد میڈیا ہوتا تو جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں وہ بات کرتے۔ ان کو جی پتا ہے کہ جو بات کرے گا وہ یا تو اغوا کر لیا جائے گا، یا اسکرین سے ہٹوا دیا جائے گا، یا پھر یہ کہ وہ چینلز کی جو مینجمنٹ ہے وہ بات نہیں کرنے دے گی، کیونکہ پریشر ہے، شدید پریشر ہے۔ اور اس یہ پریشر آج کی کی بھی بات نہیں، ہمیشہ سے۔ موسی بھائی، اس پریشر کی بھی ایک وجہ ہے نا کہ جیسے جیسے اب یہ غم و غصہ بڑھے گا نا، اب لوگ یہ سوال پوچھیں گے کہ آخر کیا وجوہات ہے، ہمارے نوجوانوں کو روزگار ملک میں کیوں نہیں ملتا؟
तो फिर उन लोगों के ऊपर उंगलियां उठेंगी कि जिनके पास खजानों की चाबियां हैं, जिनकी अभी वो कल पता चल रहा था, ब्यूरोक्रेट जो आम एक मुलाजम है 21वें 22वें ग्रेड का, उनकी शादियों पे करोड़ों करोड़ों रुपए की सलामियां हो रही हैं। उनके लिए पैसा, उनके लिए सोना, तहाइफ, हीरे मोती, जवाहरात, गाड़ियां, बंगले कोई मैटर नहीं करते। ये जो अशराफिया हमारे यहाँ जो काबज है, तो जब इन हलाकतों का जिक्र होगा मीडिया के ऊपर, तो वो अशराफिया के ऊपर आवाज उठेगी कि ये जो लूट मार करने वाले हैं, इनकी वजह से हमारे नौजवान जो हैं ये इस जो है वो हादसे का शिकार हो गए। तो सबसे बड़ी वजह यह है कि वो इस किस्म की बात जो है वो ऊपर आने ही नहीं देते। और आपने देखा जलजला तुर्की में आता है, या कोई भी ऐसा सानिया, कोई ऐसे बड़ी कोई अगर कोई मसला हो, तो यहाँ के जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बताया जाता है कि इतने जी 100 बंदे वहां पे फलां हादसे में हलाक हुए, तो 2 बरतानवी जो हैं उनकी भी लाशें वो पता हम कर रहे हैं। यहाँ की न्यूज़पेपर हेडलाइंस वो होती हैं कि 1 बरतानवी, 2 बरतानवी, या फलां मुल्क का एक बंदा जो है वो भी हमारा जो है। ये ममालिक जो हैं वो अपने किसी भी शहरी की कदर करते हैं, चाहे वो जिंदा हो फिर भी फिक्र करते हैं, और किसी हादसे में मर जाए तो जब तक वो उसको वापस लाते नहीं, उसकी वजूहात तलाश नहीं करते, तो ये अमनो अमान से बैठने वाले नहीं होते, बल्कि प्रेशर भी डाला जाता है कि अगर कोई किसी तरीके से किसी को वहां पर अगवा का ऐसा बंदोबस्त हो गया या कोई ऐसा और मामला उनके साथ हो गया, तो ये ममालिक अपनी आवाज उठाते हैं। लेकिन अच्छा, पाकिस्तान इसकी में वजह क्या है? इस किस्म की आवाज नहीं इसकी उठाई इसकी जाती। जी इसकी फारूक भाई एक वजह क्या है? इसकी वजह अगर गौर करने, इसकी रूट्स में जाएं, इसकी जो रूट कॉजेस है वो क्या है? मतलब कि वो 2 आदमी ढूंढ रहे हैं कि इसमें 2 जो है वो फर्ज कर लें कि साउथ अफ्रीका के भी हैं, इसके अंदर 2 लोग जो हैं वो अमेरिकन भी हैं, 2 कैनेडियन भी हैं, और 100 लोग जो मर गए वो तो मर ही गए, वो तो पाकिस्तानी थे, 2 कैनेडियन कहाँ गए? और उस पर हमारा मीडिया भी लग जाता है। इसकी वजह, इसकी अगर हम वजह ढूंढने जाएंगे तो हम्म बहुत आसान है और कोई मुश्किल नहीं है, मगर गौर तलब है। हुआ यह है कि ये एक अरसे दराज से इस्तेमाली सोच है कि जब फर्ज करें कि 100 लोग आकर 20,000 लोगों पर कब्जा कर लें, ठीक है, 20,000 लोगों को यरगमाल बना लें, जिस तरह से इस वक्त आपके सामने पाकिस्तान में हो रहा है कि चंद अशराफिया के चंद लोग हैं, चंद 100 लोग, और वो करोड़ों लोगों की जिंदगियों को हराम किए हुए, लोगों की अजीरन सही की बात। हुई है, खुशियां छीन ली उसमें। चंद 100 लोग हैं, चंद दर्जन, अगर आप जी गिनेंगे ना बिल्कुल, तो चंद दर्जन लोग हैं बहुत उंगलियों जो पे। जिनके हाथ में है, जिन्होंने किया हुआ है। अब होता क्या है, जब कहीं पर आलमी इस्तेमाल कब्जा करता है तो वो जानता है कि हमारे पास तादाद बड़ी कलील है, हमने इनमें लड़ाना है, फूट डालनी है, इस तरह से हुकूमत तो करनी है, मगर इसके साथ वो एक काम और करता है। वो काम ये करता है कि कौमों को उनसे उनकी शिनाख्त छीन लेता है, उनको जलील और रसवाई पे आमादा करता है कि तुम तीसरे दर्जे के, थर्ड क्लास, नंगे पैर, फटीचर, इस किस्म के लोग हो, तुम्हारे पास दिमाग कहाँ है? तुम तो सारे लेबर हो, हम जो है वो आसमान से उतरे हुए लोग हैं, और हम बताएंगे तुम्हें क्या करना है। तो जब आप इसको हजम कर लेते हैं, इसको आपके दिमाग में ये रजिस्टर्ड हो जाता है कि जी फला, तो फिर आपका मीडिया फिर वही जबान बोलता है कि 100 लोग मर गए, 2 इसमें से जो है वो फलाने मुल्क के थे, उन 2 की शिनाख्त अलग है, और जो 98 लोग मरे हैं वो सारे कीड़े मकोड़े थे। तो ये हम्म, एक इस्तेमाली सोच डाली गई और वो पनपते हुए यहां तक पहुंची है। तो इसमें अगर हम इसको, इन चीजों को, बहुत ठीक है हमारी आवाज उस हिसाब से नहीं जाएगी, मगर चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, अब चीजें यूट्यूब हो जाती हैं, अब लोग उसको सुनते हैं, ये तमाम चीजें हैं, और वैसे भी 200 ममालिक तक तो हमारी ट्रांसमिशन इस वक्त देखी सुनी भी जा रही है। तो हमारा काम है कि हम इसको थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस के ऊपर बात करते रहें कि ये सोच है क्यों, क्यों 98 लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है और 2 लोगों को पॉइंट आउट किया जा रहा है, वाई, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बिल्कुल के सही। ऊपर जाया जाए, पूरी तारीखी इसका पस मंजर बयान करके, और ये बताया जाए कि नहीं, ये इस्तेमाली सोच है जिसको हम टो करते हुए चले आ रहे हैं। अपने दिमागों से निकाल दो कि तुम तीसरे दर्जे के हो और दूसरा कोई आसमान से उतरा है, नहीं, तुम ये सब बराबर है। तुम्हारी हुकूमतों की गलतियों से, उन अशराफिया की गलती से, उन चोरों की गलती से तुम्हारे पासपोर्ट की वैल्यू खराब हुई है। तुम्हारे अंदर खुदा ने कोई कमी के साथ तुम्हें खल्क नहीं किया है। ये दिमाग में जो रजिस्टर्ड कर लिया ना कि हम कोई और हैं और जो सामने वाला हाकिम है वो कोई और है, और उस कौम की बात अलग है, उसके 2 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका जो मिसिंग हुआ हुआ अगर कोई पैट है, कोई जानवर है, तो वो भी हमसे ज्यादा है। ये इस्तेमाली ओह, सोच है, इसके पीछे जाना होगा हमें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और सोशल मीडिया के ऊपर मैं समझता हूँ कि अवाम भी बहरहाल
इस हद तक हम डिवाइडेड हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं, अपने आप को पार्टियों की रहमो-करम पे या उसकी क़यादत की रहमो-करम पे छोड़ा हुआ है। एक अज़ीम सहाफ़ी अरशद शरीफ जब शहीद हुए, तो एक पार्टी ने बहुत ज़्यादा उनके ऊपर आवाज़ भी बुलंद की, पीटीआई की मैं बात कर रहा हूँ, और जिसने भी कुछ दबे लफ्ज़ों कुछ ऐसा या खामोशी के साथ या कोई उस शिद्दत का गम का इज़हार नहीं किया, तो उस पर भी लोगों ने बुरा मनाया कि इतना बड़ा सानिया हो गया, फलाँ पार्टी या फलाँ लीडर ने उस तरह से गम नहीं किया। लेकिन अफ़सोस की बात है कि वही अरशद शरीफ है अभी, और वही उसका केस है, वही दोबारा एक कोशिश जो होनी चाहिए थी, उसके कातलों के पीछे जाने की, तो पता चल रहा है कि उनके केस की पैरवी के लिए वकील जो है, वो जो मिलना वो बहुत मुश्किल था, और शौकत अजीज सदीकी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक साबका जज थे, उन्होंने फिर बिला कीमत या बिल्कुल वॉलंटरीली अरशद शरीफ शहीद की वालदा से वो मुलाकात उन्होंने की, और वो अब उनका केस लड़ेंगे। वरना पीटीआई का पूरा एक समझे कि पूरा खानदान है वकीलों का, जो खान साहब की कभी इस्लामाबाद हेयरिंग पे जा रहे होते हैं, कभी लाहौर में, कभी कराची, दुनिया पाकिस्तान के हर कोने में। लेकिन अरशद शरीफ की शहादत पर आवाज तो सबने उठाई, अपनी तकरीरों की जीनत बना दी, लेकिन अगर किसी जमात ने अगर ये बेड़ा उठाया था, लेकिन इस मौके पे आके उसने वो उसकी पैरवी करना ही छोड़ दी है। तो ये आप देख लें कि अरशद शरीफ जैसी एक जो सेलिब्रिटी हम कह लें या एक शख्सियत कह लें, जो कौम के लिए अपनी आवाज बुलंद करते करते शहीद हो गई, उसके लिए आवाज उठाना बहुत मुश्किल है बगैर किसी मुफाद के। अब जब इमरान खान साहब को, जब उनकी तकरीरों में उनको एक वो जैसे इस्लामिक टच देते थे ना, वैसी मजलूमियत का टच वो देते रहे जी, अरशद शरीफ भी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब उनको जरूरत नहीं है, अब किसी और एंगल से वो शायद कोशिश कर रहे होंगे, तो अब उनका नाम भी नहीं लिया जाता, ना ही उनके लिए किसी वकील का बंदोबस्त किया गया है। और उसके बाद मैं उस इदारे का जरूर कहूंगा कि जिस इदारे के ऊपर वो काम कर रहे थे, वो भी अरबपति या एक इदारा जिसका काम होना चाहिए था कि उनके आखिर तक इंसाफ दिलाने के लिए वो अपने वसाइल जो है वो उनके लिए मुख्तस कर देते। तो उस इदारे की तरफ से भी मुझे ये खबर नहीं मिली कि उस इदारे ने कोई हेल्प की है कि अरशद शरीफ के बाद में उस केस को आगे बढ़ाया जाए। तो इस पर वापस आगे बात करेंगे, क्योंकि कुछ ही देर में लंदन में अज़ान मगरिब का वक्त हो रहा है, और उसके बाद नाज़रीन वापस आएंगे, आपकी कॉल्स भी खोलेंगे। ये जो सानिया हुआ इटली में, तारकीन वतन में पाकिस्तान भी शामिल थे, और फिर ये जो हमारा अशराफिया जो चक्कर चला रहा है, जो खेल खेले जा रहे हैं, जजेस जो हैं वो इस हद तक गिर चुके हैं अपने मुफाद के ऊपर कि उन्होंने अपनी इज्जत खुद ही खो दी है। और कुछ इज्जत हुआ करती थी किसी जमाने में खाकी वर्दी की, वो चंद जर्नैलों ने वो भी नीलाम के लिए रखी हुई है कि वो बस बोली लगाओ और हम आपका साथ देंगे। तो ये एक सूरत हाल मुल्क चलाने वालों की भी है और मुल्क में बसने